वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमें आज पढ़ना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वहां से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में काफी हेल्पफुल साबित हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले आप खाना कैसे खाते हो, माउथ से। अब इसी जगह पर जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज पढ़ी है कि कैसे स्टार्ट होता है ना। माउथ से ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होता है सेलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होंगे आपके सलाइवा में। ठीक है, जैसे ही वो निवाला आप अपने मुंह में रखते हैं, वैसे ही इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सेलिवरी अमाइलेज ये काम करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो लाइसोजाइम है इसका काम है जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है कि खाने के साथ साथ कुछ और चीजें भी आ जाए, कुछ और हार्मफुल चीजें भी आ जाएं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है उनको रोकने के लिए लाइसोजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेलिवरी अमाइलेज इज आल्सो नोन एज टाइलिन। जो सेलिवरी अमाइलेज होता है इसका एक और नाम है। तो इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए टाइलिन का काम क्या है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इसी का नाम है भाई सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, आप कुछ भी बोल लीजिए आपकी मर्जी। इसके बाद सेलिवरी अमाइलेज 30% ऑफ स्टार्च, माउथ में जितना भी आप खाना खाएंगे उसमें से 30% स्टार्च का जो मेटाबोलाइजेशन है वो इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। बाकी बची कुची जो स्टार्च होगी वो आगे जाएगी, वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन बैठा हुआ है, आपका स्टमक बैठा हुआ है। ठीक है, वो तैयार तैयार बैठे हैं कि कब खाना आएगा, कब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ही वो आगे जाएगा वहां के एंजाइम सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। 30% of starch molecules are converted into maltose by salivary amylase। और इसका जो pH लेवल होता है ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहाँ से कि बताइए आपको वैसे तो हर एक पार्ट का अपनी बॉडी के pH लेवल पता ही होना चाहिए, तो साथ साथ याद करके जाइएगा। ये जो सेलिवरी अमाइलेज होता है ये 6.8 pH में एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इसको ये pH चाहिए ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस लाइसोजाइम की। यही चीज है कि ये लड़ता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल इंफेक्शन के। ये रोकता है बैक्टीरियल ग्रोथ को किसी भी तरह की। ठीक है, ये होता है लाइसोजाइम। और यही एक वजह है कि जो लाइसोजाइम है इनको एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी बोला जाता है। These lysozyme are also known as antibacterial agents। ठीक है, ये रहा लिखा भी हुआ है यहाँ, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द फॉलोइंग एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन कौन से? पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ना, ये जो पेप्सिन है ये ऐसे नहीं निकलता, ये निकलता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। अब हमें ये जानना है कि पेप्सिनोजेन सिक्रेट किया था हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने, तो लेकिन ये पेप्सिन कहाँ से आया, यही चीज तो समझनी है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा कि स्टमक में HCl होता है, जरूरी है। ठीक है, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बिना रुकावट चलता रहे। अब बात ये आती है कि इसका इससे क्या रिलेशन है ना, इससे इससे क्या मतलब है। देख HCl जब सिक्रीट होगा, HCl जब सिक्रीट होगा उसके बाद ही ये जो पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें HCl की जरूरत पड़ेगी ही, यानी हमें वो एसिडिक मीडियम चाहिए ही चाहिए, है ना। और वो जो पर्टिकुलर pH लेवल होती है उसका जो मेंटेनेंस है वो रहना चाहिए, तभी ये कन्वर्ट होगा। और ये पेप्सिन ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, अब सवाल ये भी बढ़ता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबोलाइजेशन मेटाबोलाइजेशन
ऑफ प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन खाते हो ना, है ना, प्रोटीन खाते हो, वो एज इट इज तो नहीं चला जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, एज इट इज वो नहीं उसको अब्सॉर्ब कर पाएगी, उसका मेटाबोलाइजेशन होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स का मेटाबोलाइजेशन के लिए हमें पेप्सिन चाहिए, और पेप्सिन को बनाने के लिए हमें HCl चाहिए होगा। याद रखेगा इस साइकिल। चलिए, तो पेप्सिन की बात हम कर रहे थे। ये होता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, तो रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं रेनिन की। ये जो रेनिन है इसको मिल्क एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फेंट्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आप सब जानते हो कि ये जो मिल्क एंजाइम है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है साहब। मिल्क तो हम भी पीते हैं, है ना, दूध तो हम भी पीते हैं, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं वो मदर मिल्क का जो इंटेक है वो ज्यादा करते हैं, तो उस चीज के मेटाबोलाइजेशन के लिए हमें ये जो रेनिन है इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपसे अगर ये सवाल में आए, देखिए दो तरीके से सवाल आ सकते हैं कि बताइए इन्फेंट्स गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और अगर ऐसे सवाल आएगा कि मतलब ना इन्फेंट दिया गया है ना दर्द दिया गया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे पूछा है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तब रेनिन आपको वहां नहीं लिखना है। ठीक है, रेनिन जब तभी आएगा जब आपसे सवाल में ये पूछा जाएगा कि इन्फेंट के आपके जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, चलो लाइपेज की बात कर लेते हैं। ये जो लाइपेज होता है ये भी पाया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जिसका काम होता है जो लिपिड्स होते हैं, है ना, जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, मोनोग्लिसराइड होते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने के। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। सबसे ज्यादा एंजाइम यहीं से सिक्रीट होते हैं, इसके एक्सोक्राइन पोर्शन से। लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, एंजाइम के नाम भी ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं उस क्लास में। ठीक है, ये जो पैनक्रियाज है दो तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हमें यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना है, वो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इसका मेजर रोल होता है वो है एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो भी यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होंगे। अब उनको एक्टिवेट करने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी, वो कौन है? वो है आपका एंटेरोकाइनेज। चलिए पहले यहाँ के एंजाइम की बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसका काम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, अब वो इतने बड़े बड़े नहीं होते, ठीक है, जितना उनका हिसाब है वो अपने हिसाब से चलेंगे, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए इनटू डाइपेप्टाइड्स। अब चलिए यहाँ एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। ट्रिप्सिनोजन जब सिक्रीट होगा, यही नहीं बाकी जो भी एंजाइम सिक्रीट होंगे पैनक्रियास से, सबके सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे ये भी। ठीक है, तो इन चीजों के लिए एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ये कहां से सिक्रीट होगा? डुओडेनम से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, यहां से सिक्रीट होगा। अब ये एंटेरोकाइनेज काम करेगा इस ट्रिप्सिनोजन पे और इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में थ्रू दिस एंटेरोकाइनेज। अब एक बार ये ट्रिप्सिन बन गया तो ये बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, हमें सिर्फ आपका ट्रिप्सिन बनाना है। अब ये ट्रिप्सिन हमने बना दिया, इसका काम ये जाने। ठीक है, इसका काम ये जाने, अब आगे के जितने भी एंजाइम होंगे सबको एक्टिवेट यही करने वाला है, तो इसका बनना काफी 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 जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है जो काम करेगा, और यहाँ ट्रिप्सिन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, यानी फैट की जो सिंपलर फॉर्म्स होती हैं, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, ठीक है, इनमें कन्वर्ट करने का काम करता है लाइपेज। नेक्स्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में, है ना, ये काम होता है न्यूक्लियस का। देखिए जैसा नाम है उसी तरीके का काम है।
ठीक है, न्यूक्लियेसिस न्यूक्लियोटाइड को करेगा, लाइपेसिस फैट को करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीएसिस प्रोटीन्स को करेंगे, है ना। न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। काइमोट्रिप्सिनोजन, अब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काइमोट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में, याद रखेगा, काइमोट्रिप्सिन में, उसके बाद ये अपने काम पर लगेगा और ये काम करता है प्रोटीन्स को क्लीवेज में, प्रोटीन्स के क्लीवेज में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेगा उनको, डाइपेप्टाइड्स, है ना, सिंपल है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड में। बस ये रिएक्शन याद रख लेना, उसके बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इतना कुछ हार्ड चीजें नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, इसको भी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यहाँ से प्रो दफा हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, प्रो हट जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। चलिए, तो इसका काम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज आल्सो यूज्ड टू क्लीव द प्रोटीन। तो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों काम करते हैं प्रोटीन के क्लीवेज, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डाइपेप्टाइड्स। चलिए यहाँ भी सेम ही रिएक्शन रहने वाली है। अब बात करते हैं अमाइलेज की। अमाइलेज क्या करता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ठीक है, तो इन चीजों को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में, यानी मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में। चलो, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है और ये कन्वर्ट होता है डाइसेक्राइड, और उसके बाद आगे फर्दर ये कन्वर्ट होगा मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड फिर आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज। चलिए, सब जगह के एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया। इनके अलावा, इनके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक भी एंजाइम और नहीं होता है, ठीक है, सारे एंजाइम यहाँ पर आपके सामने हैं, यही आपको याद करने हैं, इनकी रिएक्शन याद करनी है, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस की, कि ये जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ये कैसे कैसे होगा। सबसे पहले माउथ की बारी है, ओरल कैविटी, ये क्या है, देखिए वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे होता है, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, माउथ के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों जगह तो होता है, ठीक है। चलिए फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, डाइजेशन इन माउथ। ये जो ऑरल कैविटी है, यहाँ से जो सलाइवा रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, इसका काम है ल्यूब्रिकेशन, मास्टिकेशन एंड swallowing, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन, मास्टिकेशन एंड swallowing। ल्यूब्रिकेशन का मतलब है कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जो भी आप खाना खा रहे हो, है ना, जो भी आप खाना खा रहे हो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ बात करते हैं कि मास्टिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म्स में टू, सिंपल, ये मास्टिकेशन होता है। स्वेलोइंग का क्या मतलब है, निगलना, है ना, निगलना। तो ये चीजें ओरल कैविटी में होती है। इसके बाद जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है टीथ की, किसकी बनी होगी, इनामल की, इनामल की, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है, इनामल की बनी हुई होती है, जिसका काम है उसको ग्राइंड करना, जैसे मिक्सर जूसर का काम होता है ना ग्राइंड करना, वैसे ही टीथ का काम होता है ना, तो ऑटोमेटिक ग्राइंडर है हमारे पास, ठीक। चलिए, the teeth and tongue along with saliva mix up the food thoroughly, अच्छे से मिक्स होगा वहां पर। उसके बाद, इसके बाद शुरू होता है काम सेलिवरी अमाइलेज का। क्या काम करेगा, अभी तो बताया है, 30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, 30% स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर बाय दिस सेलिवरी अमाइलेज या फिर टाइम। चलिए, आफ्टर lubricating with saliva, masticated food is converted into a bolus। अब ये क्या है, देखिए ये जो बोलस है ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब खाना अच्छे से टूट जाता है ना, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाएगा, ल्यूब्रिकेट हो जाएगा, तो वो एक बोलस बना लेता है, जो फिर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करेगी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बोलस बना। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक, कैसे होगा, अभी तो बताया, अभी तो आपको इतने सारे एंजाइम दिखाए, सब यहीं पर काम करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंजाइम यहीं पर काम करते हैं, कैसे आपके सामने है, देखिए।
जो खाना स्टमक में एंटर करता है वो इसोफेगस के थ्रू करेगा। कैसे? वहां पर एक दरवाजा था, याद करिए, एक स्फिंक्टर था जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर, इसके थ्रू खाना स्टमक में एंटर करता है और स्टमक के भी कार्डियक रीजन में। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आर एक्सियल, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। यही चीजें मैंने आपको लिखवाई है। देखिए, एक्सियल कहां से निकलता है? पैराइटल या फिर ऑक्सेंट्रिक सेल से। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस नेक सेल से, म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल से। और ये जो पेप्सिनोजन है ये कहां से रिलीज होगा? चीफ सेल्स। ठीक है, चीफ सेल्स। ये सब कहाँ थे? म्यूकोसल लेयर में। म्यूकोसल लेयर होती है जो स्टमक की, वहां पर। चलिए, एक्सियल डिसॉल्व बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जहां पर ये एंजाइम्स काम करेंगे और अपने अपने हिस्से का काम पूरा करके आराम से बैठ जाएंगे। चलिए, इन दिस मीडियम पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? पेप्सिन में। और ये क्यों जरूरी है? अभी तो बताया है, वही तो चीज है। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग। म्यूकस का क्या काम है? ये जो म्यूकस होता है ना, इसका काम है जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसका प्रोटेक्शन, यानी जो एसिडिक मीडियम होगा, एचसीएल होता है, उससे बचाना। अब आप एक चीज सोचिए, आपके पेट में, आपका ये जो गट है, ये जो स्टमक है, इसमें बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम। अब इतना एसिडिक मीडियम अगर होगा तो ऐसा हो सकता है कि वो जो लेयर है अंदर वाली जिसका नाम है म्यूकोसा, उसमें किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो जल जाए। तो इसीलिए ये जो म्यूकस है आराम से उससे चिपक जाएगी और चिपकने के बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। ठीक है, चलिए लास्ट आ जाते हैं जो है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा, जितना होगा यहाँ हो जाएगा, उसके बाद बस नाटक बार बार वो बाहर निकल जाता है। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जितनी भी चीजें आप खाते हो, जितनी भी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, सारी की सारी चीजें यहीं पर आकर एंड हो जाएंगी, यहीं पे आकर इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज, ये जो स्टमक होता है, यहाँ पर एक बार आप खाना खाते हैं तो अराउंड 4 to 5 आवर वो स्टोर रहता है। ठीक है, खाना आपने खा लिया एक बार तो अगले 4 से 5 घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है नॉर्मली। चलिए, तो ये चीज हो गई। इट प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल। कौन कौन से ग्लैंड है? लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सारे जूसेस सिक्रीट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फंक्शन करते हैं, काम करते हैं अपना अपना। द इंटेस्टाइनल जूस हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, यही चीजें हैं कि कहां कहां से जूस यहाँ पर एंटर करते हैं, लीवर से, पैनक्रियाज से और गॉल ब्लैडर से, जिनकी मदद से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बिना रुकावट चलता रहता है। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ये बाइल जूस काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। ठीक है, लिखा भी होगा, द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट कॉजेस द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए, जैसे सारी चीजें इजीली अब्सॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, है ना। इसको पहले काफी मशक्कत से, काफी प्रोसेसेस के बाद ये ब्लड के अंदर जाएगा, तब ये अब्सॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, फैट है भैया, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो जंक फूड है वो कम खाया करो, फैट वाली चीजें कम खाया करो। इसके बाद एंड पैनक्रियास प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जहां पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। This digested food is finally absorbed through the intestinal walls. Intestinal wall के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड में, ब्लड के थ्रू आपके सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स, हर एक जगह ये फैल जाएगा। चलिए, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ एंड होता है, समाप्त होता है। अब एक चीज बची हुई है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। मैंने आपको एक चीज बताई है कि यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका सिर्फ काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, वो भी वाटर।
चलिए, the undigested and unabsorbed food from the small intestine passes to the large intestine. यहाँ पर water, all the water from the undigested food is absorbed by the large intestine, rendering the food into a semi-solid waste. जैसे जैसे खाना एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वहां से पानी अब्सॉर्ब होता जाएगा, ताकि जो हमारी बॉडी से वाटर की कमी हो वो कम से कम हो। बॉडी से निकलना तो है ही सामान को, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को। अब ऐसा ना हो उसके साथ साथ इतना सारा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाए तो ये जो हमारी बॉडी है ना, उसमें पानी की कमी हो जाए, इसीलिए वहां रीअब्जॉर्प्शन होना काफी जरूरी है। The semi-solid food is stored in the rectum for some time. कब तक वो रेक्टम में स्टोर्ड रहेगा? जब तक कि एक न्यूरल रिफ्लेक्स वहां तक नहीं आएगा कि आप उठाओ और जाओ, which is eliminated from the body in the form of feces. चलिए, और यही जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है इजेशन या फिर डिफिकेशन। चलिए, यहाँ ये खत्म होता है, क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस। तो चलिए इससे आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है, कुछ ही चीजें बची हुई हैं, थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि क्या होती हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं जीआईटी के, है ना, प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दिमाग में। तो ये हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक आप बने रहिएगा, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव आपके साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।